गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नया दर्शन शुरू किया था, प्रयोजनवाद, जिसके अंतर्गत हमने प्रयोजनवाद का सामान्य परिचय अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत आज की कक्षा में हम लोग प्रयोजनवादी दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो प्रयोजनवादी दर्शन मतलब ऐसा दर्शन है जो केवल भौतिक जगत पर विश्वास करते हैं, यानी इंद्रिय जनित जगत के अलावा अन्य किसी जगत पर यकीन नहीं करते। यानी वो ऐसे जगत पर विश्वास करते हैं जिस जगत को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से केवल हम अपने इस भौतिक जगत का ही अध्ययन कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे परे अन्य जगत पर इनका विश्वास नहीं है, यानी ये भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इनका कहना है कि ये जो मनुष्य में आत्मा या मन जैसी जो चीज़ है, ये भी एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। मतलब ये कोई आध्यात्मिक तत्व नहीं है, बल्कि ये भी पदार्थों से निर्मित पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। और ये केवल प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते हैं, यानी जिसको ये देख सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, या जिसे हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, ये उसी को सत्य मानते हैं। इनका ये मानना है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले आदर्शवाद में भी पढ़ा था और प्रकृतिवाद में भी पढ़ा था कि सत्य एक ही है। अब जैसे आदर्शवाद में सत्य एक ही है, यानी ब्रह्म को ही अंतिम सत्य माना था आदर्शवादियों ने। प्रकृतिवादियों ने अंतिम सत्य प्रकृति को माना था। लेकिन इनका अगर देखा जाए तो इनकी सत्य की प्रकृति विशिष्ट है। ये कहते हैं कि ये केवल उपयोगी और अनुभवजन्य क्रियाओं को ही सत्य मानते हैं, और साथ में ये इन्होंने कहा कि सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है। जैसे आदर्शवाद में ये कहा गया कि सत्य एक ही है, ईश्वर है, सब कुछ उससे निर्मित है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है। वो अनेक इसलिए इन्होंने कहा, इनका ये कहना है कि चूँकि मनुष्यों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी योग्यता, क्षमता, रुचियाँ अलग होती हैं, तो सब का सोचने समझने का नज़रिया अलग है और सबकी क्रियाओं के परिणाम अलग हैं। इसलिए उनकी निगाह में सत्य अलग है, एक नहीं है बल्कि अनेक है। कहने का आशय ये, जैसे हमने पूर्व कक्षा में भी हमने अध्ययन मतलब इस बारे में चर्चा की थी कि एक अहिंसावादी व्यक्ति के लिए सत्य अलग है, यानी उसे अहिंसा के मार्ग पर चलना है, और एक कसाई जो दिन भर जानवरों की हत्या करता है तो उसके लिए उसका सत्य है, क्योंकि उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। तो इनका ये कहना है कि लोगों की परिस्थितियां अलग हैं, तो उनके सत्य भी अलग अलग हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सत्य निर्मित होते रहते हैं। निर्मित कैसे होते रहते हैं? निर्मित होते रहते हैं तथा निरंतर परिवर्तनशील हैं। निर्मित कैसे होते रहते हैं? जैसे पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है और वो ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है, वो हमेशा सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलता है। लेकिन उसकी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, मान लीजिए अगर उसके परिवार वालों के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से उसे कल को हथियार उठाना पड़े, तो क्या कहा जाएगा? यानी जब उसकी वैसी परिस्थितियां थीं तो क्या था? वो एक अहिंसावादी व्यक्ति था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली जिसकी वजह से आज उसको हथियार उठाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, ये भी क्या है? ये भी परिवर्तनशील है। यानी अब उसकी परिस्थितियां बदली तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार सत्य भी उसका बदल गया। इसके अलावा ये है कि ये निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं। निरंतर परिवर्तनशील इसलिए क्योंकि लोगों की परिस्थितियां कभी भी सामान्य नहीं होती, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं तो जाहिर सी बात है उन परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा, और जब जीवन पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है मनुष्य को फिर अलग अलग तरह की क्रियाएँ करनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि सत्य एक नहीं बल्कि अनेक है, ये निर्मित होते रहते हैं और ये निरंतर परिवर्तनशील हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित नहीं, सत्य पूर्व निर्धारित नहीं वरन उनकी खोज की जाती है।
सत्य पूर्व निर्धारित इसलिए इन्होंने नहीं माना क्योंकि इनका ये कहना है कि आज जिन परिस्थितियों में हम अगर सत्य की व्याख्या करें, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद परिस्थितियों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा, लोगों की जीवन शैली में अंतर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है पूर्व निर्धारित सत्य नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो सबकी परिस्थितियों में अंतर है, सबकी योग्यता क्षमता रुचियों में अंतर है। तो जाहिर सी बात है इसके आधार पर ये भी मतलब पूर्व निर्धारित सबके लिए, सारे व्यक्तियों के लिए एक सत्य नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्ति क्रियाएं करेगा और उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जिन क्रियाओं से उसके लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे वही उनके लिए सत्य होगा। फिर इसके बाद आते हैं इसकी ज्ञान मीमांसा में। तो ज्ञान मीमांसा में इन्होंने कहा कि अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है, अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है। तो यहाँ पर एक बात इन्होंने कही कि अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ज्ञान होता है वो दरअसल एक तरह से देखा जाए तो अनुभवों की पुनर्रचना ही होता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने मनोविज्ञान में जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो बालक पूरी आजीवन क्या करता है, मतलब संगठन और अनुकूलन ही करता है, और संगठन अनुकूलन के अंतर्गत एसिमिलेशन और एकोमोडेशन निरंतर ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। और उसके अंतर्गत क्या होता है, वो वातावरण के संपर्क में आता है, क्रियाएं करता है, और उन क्रियाओं के जो अनुभव होते हैं, मानसिक स्कीमाज जो बनते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्थापित होते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे जितनी ज़्यादा हम क्रियाएं करते जाते हैं या जितना ज़्यादा हम अनुभव प्राप्त करते हैं, तो पूर्व अनुभवों में नए अनुभव जुड़ते जाते हैं। जैसा कि जीन पियाजे की थ्योरी में जीन पियाजे ने भी ये बात कही है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उसने पहली बार अगर किसी कुत्ते के बच्चे को देखा, तो उसने जैसे जिज्ञासावश पूछा कि क्या है, तो लोग मतलब जो भी उनके घर के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये कुत्ता है। और तो उसने कुत्ते का जो कुत्ता शब्द और कुत्ते का जो मानसिक चित्र बना उसके दिमाग में कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ये सफ़ेद रंग का है, या इसके 2 कान है, पूंछ है, जो भी है उसका जो एक आकृति बनी उसके दिमाग में वो बन गई। लेकिन जैसे जैसे वो उसका कुत्ता के प्रति संप्रत्य बनता जाएगा तो उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी कि ये कुत्ता है तो ये कौन सी वैरायटी का कुत्ता है, या कुत्ता भौंकता है, या कुत्ता ये करता है। तो उसमें क्या हो रहा है, अनुभवों की पुनर्रचना, यानी जो कुछ हम पहले हमने जो सीखा उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है, और इनके लिए ज्ञान साध्य नहीं बल्कि साधन है। जैसे आदर्शवादियों ने ज्ञान को साध्य माना था, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्ञान साध्य नहीं बल्कि साधन है, यानी ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं, हम अपने जीवन के आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं, और हम अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने ज्ञान को साध्य नहीं बल्कि साधन माना है। वही बात है, ज्ञान रूपी साधन से व्यक्ति का जीवन सुखमय बनता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां ज्ञान का आधार हैं, और ज्ञान का माध्यम सामाजिक क्रियाएं। इनका ये कहना है कि मतलब जो ज्ञान का आधार होता है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के अनुभव हमारे मस्तिष्क में अंकित होते हैं। तो इस तरह से वही हमारे ज्ञान का आधार बनते हैं, क्योंकि इन्होंने उसी ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है जो अनुभव द्वारा आधारित ज्ञान होता है। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि ज्ञान का माध्यम सामाजिक क्रियाएं हैं। एक बात आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम आगे इसमें पढ़ेंगे इस दर्शन में, प्रयोजनवादी दर्शन में, तो इन्होंने एक बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, वो है बालक की सामाजिक क्रियाएं। इनका कहना है कि बालक के जीवन में बेशक सब कुछ परिवर्तनशील है, और नियम और आदर्श मूल्य ये सब निरंतर परिस्थितियों बस बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, वो ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका सामाजिक जीवन में अच्छा समायोजन होना आवश्यक है, और इसके लिए उसमें सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है, सामाजिक कुशलता का होना आवश्यक है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सामाजिक गुणों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान तब प्राप्त होगा जितना ज़्यादा वह सामाजिक क्रियाओं में भाग लेगा। आप ये देखते हो
कि बालक समाज के आदर्श हैं, जो नियम है या जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, बोलचाल है, लोगों से मिलना जुलना, जो कुछ भी सीखता है वो कैसे सीखता है? सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर। जब वो सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है तो वो अपने से बड़ों को क्रियाएं करते देखता है और धीरे धीरे वो भी उन क्रियाओं को सीखता जाता है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा वो सामाजिक क्रियाओं में भाग लेगा, उसका उतना ही ज़्यादा मानसिक विकास होगा। फिर इसके बाद आते हैं इसकी मूल्य मीमांसा में। तो मूल्य मीमांसा में इन्होंने कहा कि प्रयोजनवादी पूर्व निर्धारित निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका ये मानना है कि सबके लिए सत्य अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी योग्यता, क्षमता, रुचियां अलग हैं। तो सबके लिए सामान्य मूल्य कैसे हो सकते हैं, जब जाहिर सी बात है परिस्थितियों में अंतर है। भाई आप एक बात देखो कि मान लीजिए कि हम कह दें कि धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी की परिस्थितियां अलग हैं, एक गांव के मजदूर की परिस्थितियां अलग हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए सारी चीज़ें या सारी परिस्थितियां समान नहीं होंगी। तो इनका ये कहना है कि सबके लिए मतलब निश्चित मूल्य आदर्श निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि सबकी जब परिस्थितियों में अंतर आएगा और सबकी सोचने समझने की शक्ति में अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो सबके लिए समान आदर्श और मूल्य नहीं होने चाहिए। इनकी जगह इन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है, अतः सबके लिए निश्चित आचरण संभव नहीं है। इन्होंने ये कहा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो इसलिए पहले से हम पूरी नियमावली नहीं बना सकते कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह इन्होंने कहा कि मनुष्य को क्रियाएं करनी चाहिए और उन क्रियाओं के आधार पर उसे खुद निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी क्रियाएं सही हैं और कौन सी क्रियाएं गलत हैं। लेकिन इन्होंने एक बात ज़रूर ये बात ऐड की है कि बेशक मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है और उसमें हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो सबके लिए समान आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि एक बात पर विशेष बल दिया कि व्यक्तियों में सामाजिक कुशलता का गुण अवश्य होना चाहिए। मतलब आप ये मानो कि इनका ये मानना है कि मनुष्य का हर तरह का विकास केवल समाज में रहकर संभव है। तो इन्होंने ये माना है कि बेशक जीवन में कितना भी परिवर्तन आता रहे, लेकिन एक गुण का विकास अवश्य होना चाहिए हर व्यक्ति में, वो है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता का जब गुण होगा तो वो अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ उचित समायोजन स्थापित कर पाएगा। इन्होंने विलियम जेम्स का एक कथन हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि आज हमें जो सत्य दिखलाई पड़ रहा है उसके आधार पर ही आज हमें जीना है, कल उसी को झूठ बताने के लिए तैयार रहना है। अब इस एक छोटी सी परिभाषा से आप समझ लो कि प्रयोजनवाद का मूल मंत्र क्या है। इनका ये कहना है कि आज जो हमें सही लग रहा है आज हम वो कर रहे हैं, और कल को परिस्थितियाँ बदल जाएंगी तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम जो आज क्रिया कर रहे हैं उसी को हम झूठा बताने के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब हम नई परिस्थितियों के अनुसार नई क्रियाएं या नए जो आचरण है उनको अपना लें। ठीक है। इन्होंने सामाजिक कुशलता के अंतर्गत कहा कि मतलब सामाजिक कुशलता के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिसमें सामाजिक समायोजन, यानी जो व्यक्ति का सामाजिक पर्यावरण है उसमें वो समायोजन स्थापित कर पाए। जीविकोपार्जन, यानी समाज में सही समायोजन के लिए आवश्यक है कि वो अपनी जीविका कमाए, मतलब समाज पर बोझ न बने। इसके अलावा पर्यावरण के साथ अनुकूलन और मानव उपयोगी क्रियाओं का अन्वेषण, यानी जो मानव के लिए उपयोगी क्रियाएं हैं उनकी खोज करना, मतलब नई नई मानव उपयोगी क्रियाओं की खोज करना। अब इसके बाद इसका प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा है, उसके आधार पर हम अगर निष्कर्ष निकालें तो मतलब एक पैराग्राफ में हम देखें कि प्रयोजनवाद दरअसल है क्या। तो प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है। सबसे पहली बात तो ये कि पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है। दूसरा, इस ब्रह्मांड का निर्माण ये मानते हैं कि तत्वों और क्रियाओं के परिणाम स्वरूप है, किसी आध्यात्मिक तत्व द्वारा ये जगत का निर्माण नहीं होता। जो और यह मानती है कि ये भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यानी प्रयोजनवादी ऐसे जगत पर विश्वास करते हैं जिसको वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, जिसको प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। तो यानी केवल वो भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, इसके परे अन्य किसी आध्यात्मिक जगत पर इनका कोई विश्वास नहीं है। यह ईश्वर के विषय में विचार नहीं करती और आत्मा को पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करती है। अगर आप ये देखें
तो जो प्रयोजनवाद है ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती। जब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करती तो फिर ये आत्मा की जो, चूँकि हम तत्वमीमांसा में पढ़ते हैं ना, आत्मा परमात्मा के अस्तित्व की विशद व्याख्या करते हैं, तो उसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि आत्मा भी क्या है, जब ये जगत पदार्थों से निर्मित है तो आत्मा भी पदार्थों से ही निर्मित है, पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। जाहिर सी बात है, आप ये देखो कि जैसा एक केवल आदर्शवाद ही ऐसी विचारधारा है जो जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति मानती है, क्योंकि वो जगत को दो आधारों में बांटती है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। लेकिन इनका चूंकि आध्यात्मिक जगत पर विश्वास ही नहीं है तो इनका केवल एक ही जगत पर विश्वास है, भौतिक जगत। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुखपूर्वक जीना, भौतिक उन्नति और सुखपूर्वक जीना। और सुखपूर्वक जीने के लिए इन्होंने सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का पालन करना आवश्यक माना है। इनका ये मानना है कि मनुष्य तभी सुखपूर्वक जी सकता है जब वह अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ उचित समायोजन स्थापित कर लेता है। तो अगर हम देखें, सारांश रूप में देखें तो प्रयोजनवाद ऐसी विचारधारा है जो भौतिक जगत को सत्य मानती है और अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही ये सत्य मानते हैं, और ये किसी पूर्व निर्धारित आदर्शों, मूल्यों और लक्ष्यों की बात नहीं करते। इनका ये कहना है कि मनुष्य क्रियाएं करे और क्रियाओं के माध्यम से जिन क्रियाओं से उनके लक्ष्य या कार्य सिद्ध हो जाएं वही उनके लिए सत्य है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि पूर्व निश्चित आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती सब व्यक्तियों के लिए, क्योंकि सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सबकी योग्यता, क्षमता, रुचियां अलग हैं, तो सबके लिए निश्चित आचार संहिता नहीं हो सकती। बस इन्होंने एक बात पर बल दी, बहुत ज़्यादा बल दिया है, सामाजिक कुशलता पर, क्योंकि इनका ये मानना है कि सब कुछ परिवर्तनशील है लेकिन एक हकीकत कभी नहीं बदलेगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका हर तरह का विकास केवल समाज में रहकर ही संभव है, और समाज में तभी वह समायोजन कर पाएगा जब उसमें सामाजिक कुशलता का गुण होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी किसी छात्र को अगर कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।